तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम एडवर्ब के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अब जो चीज़ें आएंगी वो एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल की आएंगी। अभी मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, है ना। ये जो हमारा यहाँ पर हमारी ये वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हुआ था। अगर आपने अभी तक वो पहला पार्ट नहीं देखा एडवर्ब का तो सबसे पहले आप वो देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक डाली है, आप बिल्कुल शुरू से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने सीक्वेंस में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, है ना। पहले आप बेसिक क्लियर करना, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट देखना आप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें आने वाली हैं। क्या लिखा है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडवर्ब्स। यहाँ पर आप देखो, आप ये हेडिंग डाल सकते हो मेरे साथ में, है ना, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडवर्ब्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पहले आप इनको देखो। पहला क्वेश्चन लिखा है सी इज़ टू ब्यूटीफुल, है ना। सेकंड क्वेश्चन है यू आर टू गुड। थर्ड सेंटेंस लिखा है दिस टीम इज टू वीक। फोर्थ है सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन। फिफ्थ लिखा है सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन आई। एंड सिक्स लिखा है सी इज मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। इन सेंटेंसेस में आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, है ना। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। अभी आप इनमें पता करने की कोशिश करो कि इनमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो आई थिंक आपने अभी तक पता कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा इन सेंटेंसेस को। चलिए मैं बताता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर आप देखो कि जो ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ये रॉन्ग है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस भी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड सेंटेंस जो लिखा है दिस टीम इज टू वीक, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। फिफ्थ सेंटेंस लिखा है सी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। सी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल देन आई, ये भी एकदम करेक्ट है। सी इज़ मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये भी सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इसमें फर्स्ट और सेकंड बस मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है ना, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। क्लियर, तो चलिए देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम जानने वाले हैं टू और वेरी में। ये बेसिकली क्या है हमारे, ये बेसिकली जो आपको दोनों ये दिख रहे हैं, मैंने एडवर्ब और मैनर के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया था फर्स्ट पार्ट में, है ना। और बेसिक जो इसका है डेफिनेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी थी। ये बेसिकली अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो एडवर्ब डिग्री जो इसका काइंड है ना, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टू और वेरी का यूज़ समझो आप। टू और वेरी की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो टू का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड से क्या मतलब है, आवश्यकता से अधिक। जब हमें आवश्यकता से अधिक का सेंस देना होता है, कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक है तो उस कंडीशन में हम इस टू का यूज कर देते हैं। क्लियर, ये बेसिकली गुड क्वालिटी के आगे गुड क्वालिटी के आगे नहीं लगता है, बैड क्वालिटी के आगे यूज होता है। सिंपल है। हम कोई बहुत अच्छा इंसान है तो उसे हम नहीं बोलेंगे कि यार तुम आवश्यकता से अधिक सुंदर हो, या आवश्यकता से अधिक हेल्दी हो, या आवश्यकता से अधिक ग्लैड हो, खुश हो, है ना, आवश्यकता से अधिक स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई बहुत डल है या कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है या कोई चीज़ बहुत वीक है तो हम उसको ज़रूर बोल देते हैं कि यार ये चीज़ तो आवश्यकता से अधिक वीक है, इतनी तो आवश्यकता भी नहीं है जितनी ये वीक है। टू डल, ये बहुत ज़्यादा मतलब सोचा नहीं था, उससे भी ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। ऐसी जो हम अपने तरीके से बोल देते हैं। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि तुम तो यार आवश्यकता से अधिक डल हो, बहुत ज़्यादा कोई कमज़ोर आपको दिख जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बैड क्वालिटी के आगे क्यों लगता है और गुड क्वालिटी के आगे क्यों लगता है, इसका मैंने आपको करना भी बताया बोलने में। ऐसा ये वाला आप हमेशा याद रखो, बैड क्वालिटी के पहले ही यूज होगा टू का, है ना। कॉन्सेप्ट यही है। तो ये टू हैप्पी बोलना या टू हेल्दी बोलना या टू ग्लैड बोलना या टू स्ट्रॉन्ग बोलना टोटली क्या है, रॉन्ग, है ना। आप टू नहीं लगा सकते, ये वाला TOO नहीं लगा सकते। एक और टू होता है, ये हमारा ये वाला टू जो है, इसमें आप कंफ्यूज मत रहना, ये हमारा प्रेपोजिशन है ना। इसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ एडवर्ब ऑफ डिग्री की। तो ये हमारा जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। तो ये आप समझो कि टू डल बोलना सही है, टू डिफिकल्ट बोलना सही है, टू केयरलेस बोलना सही है, टू वीक बोलना सही है ना। और भी बहुत सारे ऐसे क्या है अपने एडजेक्टिव हैं जिनके आगे आप लगा सकते हो एडवर्ब ऑफ डिग्री को। क्लियर, आप ऐसे एडजेक्टिव के आगे नहीं लगाओगे जो गुड क्वालिटी के बारे में बताते हैं, आप ऐसे एडजेक्टिव के बारे में लगाओगे TOO जो बैड क्वालिटी को शो करते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपने कभी कभी
ऐसे सेंटेंसेस 11th 12th में और 10th में जरूर देखे होंगे जहाँ पर हमें कंबाइन करना पड़ता है। इस टी डबल और ये टू आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब में से रखते हैं। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ये हमारी एडवांस वर्ब में आता है। तो अभी आप समझो कि जब ये वाला टू इस वाले टू से ऐड होता है तो इस वाले टू के बाद हमेशा आप चीज़ याद रखो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये इन्फिनेटिव कहलाता है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है ये। तो ये वाला जो टू है ये वाले टू से जब ऐड होता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इतना डॉट डॉट की, है ना। इसका मीनिंग क्या निकलता है, इतना डॉट डॉट की, और ये नेगेटिव टोन देता है। अगर अब ये नेगेटिव टोन देता है तो इससे कंबाइन हुए सेंटेंस में नॉट यूज़ नहीं करते आप, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव टोन दे लेता है। इंग्लिश में जो भी वर्ड है ना, जो भी सेंटेंस का पैटर्न नेगेटिव टोन देता है वहाँ पर हम नॉट यूज नहीं करते, उस सेंटेंस को नेगेटिव वे में नहीं लिखते क्योंकि वो अपने आप में ही नेगेटिव होता है। क्लियर। अब आपको मैं बता दूं कि आपने शायद अगर एक्टिव पैसिव पढ़ा है कभी भी एक्टिव पैसिव, तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर बोला है ना, आपको बता दूं कि इसका जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ही इज टू गो टू स्कूल, ही इज टू प्ले क्रिकेट। इसका मैं आपको मीनिंग बता दूं, इसका मीनिंग है वह क्रिकेट खेलने वाला है। क्लियर। कोई काम नियर फ्यूचर में होने वाला है, नियर फ्यूचर की कैटेगरी में रखेंगे कि वह क्रिकेट खेलने ही वाला है। क्लियर। अब ये अपने आप में एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। सब्जेक्ट को पहले रखा जाए। इसका पैसे आप बनाओगे, देखो यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या ही है, एडवांस वर्ब आई है, नॉन फाइनाइट वर्ब आई है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका जो पैसे बनेगा वो बनेगा टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप पैसे इसका जब बनाओगे तो क्या बनेगा, क्रिकेट इज टू बी, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय, ही का हो जाएगा हिम। अगर आप पैसिव का नॉलेज है आपको तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर पैसिव वाइज जब भी बनाते हैं तो वर्ब का क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो आप ऐसे ही समझो कि जो आपको ये वाला टू प्लस बी जो दिख रहा है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ये इसका पैसिव है, ये इसका एक्टिव फॉर्म है और ये इसका पैसिव फॉर्म है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, पैसिव फॉर्म। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे। क्लियर। तो अब चीज़ों को थोड़ा और समझो, क्या है चीज़ें। इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन यूज बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज़। इस स्ट्रक्चर में हम इस टू के बाद जो आपको दिख रहा है, इस टू के बाद गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ को रख सकते हैं। अगर ये टू आ रहे हैं तो ये टू प्लस भी बना रहा है या ये टू बी प्लस भी थर्ड आ रहा है ना, तब इस कंडीशन में इस वाले टू के साथ यहाँ पर आप गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ को रख सकते हो। गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ को आप रख सकते हो। क्लियर। चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। और मीनिंग क्या निकलेगा, नेगेटिव टोन देता है। ठीक है। तो अब चीज़ों को थोड़ा और समझो। आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पे, है ना। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, देखो द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। ओल्ड मैन इतना वीक है कि चल भी नहीं सकता। ठीक है। नेगेटिव टोन दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म में लिखा है, एक्टिव वॉइस के रूप में लिखा है। टू वीक, यहाँ पर वीक क्या है, एडजेक्टिव है ना। और यहाँ पर जो ये वॉक है ये वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है द ओल्ड मैन जो है, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। नेगेटिव टोन दे रहा है ना। सी इज टू शॉर्ट टू रीच द सेल्फ। वह इतनी छोटी है कि जो ये अपने किचन में सेल्फ बनी होती है ना, जहाँ पर अपना सामान वगैरह रखते हैं, डिब्बे वगैरह रख देते हैं, उसको सेल्फ बोल देते हैं। क्लियर। सी इज टू शॉर्ट टू, खिड़कियाँ जो होती हैं है ना, ऐसे रैक बना देते हैं छोटे छोटे, रूम में ही बनाते हैं बुक्स वगैरह रखने के लिए, बुक सेल्फ भी होती हैं। तो उस कंडीशन में आप समझो कि बोला क्या जा रहा है, सी इज टू शॉर्ट टू रीच द सेल्फ। वह इतनी छोटी है कि सेल्फ तक पहुँच नहीं सकती। तो यहाँ पर शॉर्ट क्या है, शॉर्ट एक एडजेक्टिव है और इसको एडवर्ब डिग्री लगाकर मॉडिफाई थोड़ा किया जा रहा है। इट्स टू हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। प्रोजेक्ट इतना हार्ड है कि उसे क्या नहीं किया सकता, फिनिश नहीं किया सकता मंडे फ्राइडे तक। ठीक है, तक का सेंस मिल रहा है यहाँ पे, लगता है बाई। दिस न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। ये न्यूज़ इतनी सही, मतलब कुछ नेगेटिव बोलना हो, पॉजिटिव नहीं, कुछ नेगेटिव बोलना हो। यह न्यूज़ इतनी अच्छी है कि सच भी नहीं हो सकती, नेगेटिव टोन देना है ना।
तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या क्लियर हुआ कि ऐसा लिखा है अगर सेंटेंस, ऐसा आपको दिख रहा है सेंटेंस, अगर आपको सेंटेंस ऐसा दिख रहा है तो आप गुड और बैड क्वालिटी दोनों रख सकते हैं इस वाले टू के बाद, है ना। और अगर आपको नहीं दिख रहा है इस पैटर्न में सेंटेंस, ये वाला टू नहीं आया तो आप सिर्फ बैड क्वालिटी रखेंगे, गुड क्वालिटी नहीं रखेंगे। क्लियर। यहाँ से एरर बनते हैं, हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा है ना, क्या है, सी इज टू ब्यूटीफुल। अब देखो ये सेंटेंस पैसिव में लिखा है, किस में लिखा है, पैसिव में। सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन। अब देखो यहाँ पे टू बी आया है तो वर्ब का क्या लगा है, थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस पैसिव में लिखा है भाई, इतनी सुंदर है। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, गुड क्वालिटी है। गुड क्वालिटी के लिए यहाँ पर हम इस टू का यूज कर पा रहे हैं क्योंकि बाद में हमें दिख रहा है टू बी दिया है। क्लियर। तो गुड क्वालिटी है ये। क्लियर। तो वह इतनी ब्यूटीफुल है कि उसे किसी भी यंग मैन के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझो आप मेरे साथ। क्या है वो चीज़ें, अभी हमने समझा कि इस टू का यूज गुड क्वालिटी के आगे होता है, ठीक है, और बैड क्वालिटी के आगे भी हो सकता है। लेकिन अगर इस टू के साथ वो वाला टू भी जुड़ा हो, टी ओ वाला, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर वो वाला टू नहीं जुड़ा है तो सिर्फ बैड क्वालिटी के आगे होगा, गुड क्वालिटी के आगे नहीं होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे देखो आप वेरी के बारे में समझो। वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब बहुत होता है इन अ ग्रेट डिग्री। इसे इन अ ग्रेट डिग्री में रखा जाता है, इसे इन अ ग्रेट डिग्री भी कह सकते हैं। मतलब वेरी का मतलब क्या है, बहुत। अच्छा, इसके बारे में समझो कि आप ये गुड क्वालिटी के आगे भी लग जाता है और बैड क्वालिटी के आगे भी लग सकता है। अब वेरी गुड ही बोल सकते हो, वेरी एक्टिव बोल सकते हो, वेरी इजी बोल सकते हो, वेरी बैड ही बोल सकते हो, वेरी डल ही बोल सकते हो, वेरी डिफिकल्टी बोल सकते हो। कहने का मतलब गुड और बैड दोनों के आगे कर सकते हो, इसका यूज है ना। लेकिन उस टू का यूज सिर्फ बैड क्वालिटी के आगे करते हैं, गुड क्वालिटी के आगे नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर रखनी है। आगे देखो, अब अगर आप चीज़ें समझ में आई हों तो आप पता करो कि इनमें क्या मिस्टेक थी। देखो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल आया है ये क्या है, गुड क्वालिटी। तो फिर हम अब इस टू का यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए था वेरी। हम ऐसा बोल सकते हैं सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वेरी तो गुड और बैड दोनों के आगे लग सकते हैं ना। यू आर टू गुड। अब देखो गुड क्या है अपने आप में, गुड अपने आप में गुड क्वालिटी है ना। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, वेरी का यूज करेंगे, ना कि हम टू का यूज करेंगे, क्योंकि बैड क्वालिटी के आगे होता है टी डबल ओ का यूज, गुड क्वालिटी के आगे नहीं होता है जब तक उसके साथ वो वाला है ना एडवांस वर्ब वाला नॉन फाइनाइट वर्ब ना जुड़ी हो, है ना, जिसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। दिस टीम इज टू वीक। दिस टीम इज टू वीक में यहाँ पर जो वीक है वो क्या है, बैड क्वालिटी है, तो ये वाला टू लग सकता है। इसलिए मैंने बोला था ये सेंटेंस क्या है, सही है ना। ये सेंटेंस दोनों कहते हैं गलत थे। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस देखो, सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन। ये क्वेश्चन मैं आपको करा ही चुका हूँ, तो ये सेंटेंस आप समझ ही गए कि ये क्या है, करेक्ट लिखा है। इसमें आप ब्यूटीफुल रख सकते हो यहाँ पे इस टू के बाद, क्योंकि आपको ये वाला टू बी आपको दिख रहा है ना, इससे कंबाइन हुआ है सेंटेंस। अब आती है बारी इनकी, इन दो क्वेश्चंस के बारे में भी समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। क्लियर। देखो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, क्या थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो कि यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है। फिर बात करते हैं उन दो क्वेश्चंस की जो नीचे दिए थे, टू प्लस v1, या ये जो आपको इसका पैसिव फॉर्म दिख रहा है और ये जो आपको एक्टिव फॉर्म दिख रहा है, इसको सो दैट के पैटर्न में भी लिखा जा सकता है। मतलब जो चीज़ इससे बोली जा रही है वो चीज़ इससे ही बोली जा सकती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है और इससे कई बार क्या होता है, रीराइट करने के लिए भी आता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 11th-12th के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इस सेंटेंस को कोई क्वेश्चन में दे दिया जाए, सेंटेंस टू से लिखकर उससे आपसे पूछ लिया जाए इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, और मैं पता करना पड़ेगा आपको कि इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है। कई बार ऐसा इंग्लिश में होता है कि एक चीज़ को बोलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन उनके लिखने का और बोलने का पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन बात सेम ही बोली जाती है, एक जैसी बात बोली जाती है। क्लियर। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ से और यहाँ से बोला जा सकता है वो सो दैट से ही बोला जा सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये जो टू है या ये टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये नेगेटिव टोन दे लेते हैं। अगर ये नेगेटिव टोन दे लेते हैं तो इनके साथ सेंटेंस को नेगेटिव वे में नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये नेगेटिव टोन देने के चक्कर में सेंटेंस को ऑटोमेटिक ही क्या कर देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। लेकिन मैं बात करूँ सो दैट की, तो जो सो दैट है वो नेगेटिव टोन नहीं देता है। तो अगर आप इस चीज़ को इससे बोल सकते हैं लेकिन ये नेगेटिव टोन नहीं देता है, तो फिर हमें सेंटेंस को नेगेटिव वे में लिखना पड़ता है। क्लियर। तो
सेंटेंस को नेगेटिव वे में क्या करना पड़ता है, नेगेटिव वे में लिखना पड़ता है। जो सेंटेंस का पैटर्न होता है वो नेगेटिव रहता है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव टोन नहीं दे पाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों नेगेटिव टोन दे लेते हैं, इसलिए नॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये जो है ये बोलता वही चीज़ें जो इनसे बोली जा रही है, लेकिन ये नेगेटिव टोन नहीं दे पाता है, इसलिए इससे लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव वे में लिखना पड़ता है। कैसे, सी इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पैसिव में लिखा है, तो जो इसका दूसरा तरीका है लिखने का वो भी किस में लिखा जाएगा, पैसिव में ही लिखा जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो सी इज, देखो इस टू की जगह पे आप इस सो का यूज कर दो, है ना, तो सी इज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर जो आपको ये टू भी दिख रहा है, यहाँ पे टू जो आपको दिख रहा है, इस टू की जगह पे आप दैट लगा दो, तो क्या होगा, सी इज सो ब्यूटीफुल दैट। अब एक बात याद रखो आप कि आप नेगेटिव वे में लिखना और मीनिंग क्या निकलना, मीनिंग निकल रहा है कि कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, या किसी भी यंग मैन की तरफ से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सकता है, सकती है, सकते है का सेंस कौन देता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। समझते होगे आप कि जब हमें ऐसा सकता है, सकती है का सेंस देना होता है तो बेसिकली हम कैन का यूज करते हैं, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी मॉडल वर्ब के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है। ये सेंटेंस किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में। चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, ये किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में। तो हमें जो इसका दूसरा तरीका है बोलने का, सो दैट के द्वारा, वो भी हमें पैसिव के पैटर्न में ही लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी मॉडल वर्ब को जब हम पैसिव बनाते हैं तो उस मॉडल वर्ब को हम जैसा कहते हैं लिख देते हैं और उसके बाद बी लगा देते हैं। तो आप पैसिव बनाओगे तो इंग्लिश पहले आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। अगर आप पैसिव का नॉलेज रखते हो, थोड़ा सा यहाँ पे पैसिव वॉइस का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश और कैन का क्या कर दोगे, कैन ही रख दोगे, और साथ में क्या जोड़ दोगे, बी, तो क्या बनेगा, इंग्लिश कैन बी टीच का हो जाएगा टॉट, इंग्लिश कैन बी टॉट बाय, आई का हो जाएगा मी, ये इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, तो कैन भी बनेगा। अब आप समझो कि यहाँ पैसिव की रिक्वायरमेंट है और बोलना नेगेटिव वे में है, तो नेगेटिव वे में बोलना है तो नॉट आएगा। अब आप समझोगे जब नॉट आ रहा, अब कैन भी रख दिया। अब एक बात याद रखो, इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जब भी वर्ब हो इंग्लिश लैंग्वेज में तो फिर सब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। बिना वर्ब के, है ना, सब्जेक्ट नहीं आता और बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं आती। ये इन दोनों का जन्मों जन्मों का नाता है, एक दूसरे के बिना नहीं रहते है, क्लियर। तो अगर वर्ब आई है, कैन चाहिए है, सकता है, अब देखो भाई, वो तो सकता है, सकती है का सेंस भी दे पा रहा था, ये तो नहीं दे सकता ना, ये तो सिर्फ इतना डॉट डॉट की का सेंस दे पा रहा है, सकता शक्ति का सेंस तो नहीं दे पा रहा। तो सकता शक्ति के लिए हमें सकता है, सकती है, सकते के लिए हमें क्या चाहिए, कैन चाहिए, क्लियर। अब अगर हम वर्ब लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट भी चाहिए, तो अब सब्जेक्ट का यूज करेंगे सी, और सी यूज क्यों किया, क्योंकि अब सी ही की बात तो हो रही है, इसी की बात तो हो रही है ना, तो सी यूज किया हमने, तो दैट के बाद सी लगा दिया। और कैन, अब नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा, नॉट लगाया। अब इस कंडीशन में ये जो बी था ना, ये जो पैसिव की वर्ब थी यहाँ पे कैन बी, ये जो बी है अब यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा होता है, आपने देखा होगा, इतना आप समझ पा रहे हो, कैन नॉट बी पैटर्न होता है। और रिजेक्टेड क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय एनी यंग मैन। तो आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि जब भी सो दैट से लिखा जाएगा तो हो सकता है कि आपको इस पैटर्न में लिखना पड़े सेंटेंस। बस आपको ये देखना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो एक्टिव के पैटर्न में था या पैसिव के। तो पैसिव के पैटर्न में था, इसलिए हमने पैसिव के पैटर्न में ही सो दैट से लिखा। बट इतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो वर्ब यहाँ पर आनी ही आनी है, ठीक है। क्यों आनी है, क्योंकि आप समझो कि वो सेंस दे लेता है नेगेटिव टोन, वो नेगेटिव टोन दे लेता है, लेकिन ये नेगेटिव टोन नहीं दे पाता है, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा सेंटेंस को, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देखो, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। अब ये एक्टिव में दिख रहा है आपको, क्योंकि आप देखो यहाँ पे टू दिया है और टू, ये एक्टिव का पैटर्न है इसके। अब अगर ये एक्टिव का पैटर्न है इसके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म तो यूज हुआ नहीं है ना, बी लगा है, तो ये इसका सो दैट से लिखेंगे तो एक्टिव के पैटर्न में ही लिखा जाएगा। सो दैट से लिखेंगे तो एक्टिव के पैटर्न में ही लिखा जाएगा, क्लियर। तो द ओल्ड मैन इज सो वीक, अब इस टू की जगह पे हम सो का यूज कर देंगे, ठीक है। द ओल्ड मैन इज सो वीक, है ना, वीक के पहले, और यहाँ पे इस टू की जगह पे ये वाला दैट लगा देंगे, तो क्या बनेगा, द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट। और अब ओल्ड मैन के लिए हम अब ओल्ड मैन को दोबारा तो लिख नहीं सकते, ओल्ड मैन क्या है, नाउन है, यहाँ पर जो मैन है वो क्या है, नाउन है। इस नाउन के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे ही, है ना, क्योंकि ये मेल है, तो मेल के लिए हम यहाँ पे ही रखेंगे प्रोनाउन। अब नाउन तो रिपीट कर नहीं सकते,
तो दोबारा से ओल्ड मैन लिख दे तो हम क्या बोलेंगे, ओल्ड मैन इतना वीक है कि चल भी नहीं सकता। तो अब ये एक्टिव का पैटर्न में लिखेंगे। एक्टिव का पैटर्न क्या है, सीधा आप मॉडल वर्ब यूज कर दो, है ना, और कैन नॉट, तो दैट ही कैन नॉट, और वॉक हो जाएगा क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होगे तो आप समझोगे कि इस चीज़ को बोलने के लिए आप ये वाला पैटर्न भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ यहाँ से बोली जा रही है, बट आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पर जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर अब कुछ और भी चीज़ें हैं आगे, इनको देखो आप क्या है, वेरी और मच का यूज समझो आप। वेरी और मच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन। बोथ आर सेम इन मीनिंग, इनका जो मीनिंग होता है वो दोनों का एक ही होता है। इनका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है बहुत। क्लियर, इन दोनों का मीनिंग क्या निकलता है, इन दोनों का मीनिंग निकलता है बहुत, है ना, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ये। क्लियर, कि कोई चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है, कोई चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा भी कुछ आप कह सकते हो। क्लियर, तो वेरी और मच के बारे में समझो कि इनमें डिफरेंस क्या है। मीनिंग तो सेम है दोनों का, लेकिन इनके लिखने का और बोलने का थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग है। क्या है कि जो वेरी है वो पॉजिटिव डिग्री के पहले लगता है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जो होती है, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले आप वेरी लगाते हो, और वही सेम मीनिंग देने के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले, अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप बहुत का सेंस देने के लिए, है ना, आप मच का यूज करते हो, वेरी का यूज नहीं करते हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो वेरी गुड, लेकिन आप मच गुड नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा मच बेटर, है ना, आप बेटर के पहले लगाओगे, है ना, बहुत का सेंस देने के लिए। वेरी वाइज, मच वाइजर, वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो आपको मैं बता दूं कि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल। जिस भी एडजेक्टिव को बोलने में पॉज आता है, ब्रेक आता है बोलने पर, हल्का सा भी ब्रेक आता है, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री हम मोर लगाकर बनाते हैं, उसके पहले हम मोर ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री है पूरी, है ना, ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल। तो अब इसके पहले हम मच लगा देंगे, वेरी थोड़ी ना लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे इस टर्म को गलत मान लेते हैं, ऐसा लिखे हुए को गलत मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सही है ये, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आगे देखो आप यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को समझने के पहले कुछ और चीज़ समझो। बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी समझ लो थोड़ा सा। क्या बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो हमें अगर वेरी और मच का यूज करना है, अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले कैसे यूज करेंगे वेरी और मच का, सिंपल सा पैटर्न है। बात करें वेरी की, तो अगर देखो याद रखो कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम दा का यूज करते हैं, दा लगता है इसके पहले, है ना। लेकिन जब आप वेरी लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी सुपरलेटिव डिग्री और दा के बीच में लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे बोलोगे दा प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और मच की बात करें तो मच आ जाएगा, देखो सुपरलेटिव डिग्री के लिए दा लगता है, तो अब क्या होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आएगा और उसके पहले आएगा मच। ये इनके पैटर्न में डिफरेंस है। आप दोनों का यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ से चीज़ बोलो चाहे आप यहाँ से चीज़ बोलो, मीनिंग दोनों का सेम है, बस लिखने का और बोलने का पैटर्न क्या है, अलग अलग है। क्लियर। अगर आपको बोलना है द वेरी बेस्ट, तो आप ऐसा बोल सकते हो द वेरी बेस्ट, है ना, द वेरी वाइजेस्ट, ये वाइजेस्ट, ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना। ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जब अभी हमें किसी ऐसे एडजेक्टिव का जिसको बोलने में पॉज आता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री चाहिए होती है, तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पहले हम मोस्ट लगाते हैं। क्लियर। तो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव क्या बनेगी, मोस्ट ब्यूटीफुल, और हमें वेरी लगाना है तो हम इसके पहले ही लगा देंगे, है ना। तो ऐसे बोलेंगे द वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन अगर हम मच की बात करें तो ऐसे बोलना, इसी चीज़ को हमें अगर बोलना है सेम तरीके से तो ऐसे बोलना पड़ेगा, मच द बेस्ट या मच द वाइजेस्ट या मच द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें आपको सामने आ गई होंगी। ये जो पैटर्न है ना, ये बोलने के लिखने के, इन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी हम एरर फाइंड कर पाते हैं सेंटेंस के अंदर, है ना। तो अब आगे देखते हैं। अब अगर आगे देखो कि जो 2 क्वेश्चन लिखे थे, इन 2 क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी। कोई मिस्टेक नहीं थी इनमें, मैंने आपको बताया था। अब इसकी बात करें, देखो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, मोर ब्यूटीफुल, और कंपैरिजन तो हो ही रहा है। सी का कंपैरिजन किससे हो रहा है, आई से हो रहा है। और एक बात और याद रखो, यहाँ पे आई ही आएगा। क्यों आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है। सेम केसेस से क्या मतलब है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है ना। कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही होगा। कहने का मतलब अगर ही का कंपैरिजन हो रहा है किसी दूसरे प्रोनाउन से, तो वो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब है ये है कि हम यहाँ पे मी नहीं लिख सकते, बच्चे मी लिख देते हैं, जबकि मी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई ही।
तभी तो वो कंपैरिजन जो होगा वो समान केसेस में होगा, इक्वल केसेस में होगा। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, आई क्या है सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, आई क्या है सब्जेक्टिव केस है। तो कंपैरिजन सब्जेक्ट का किससे हो गया, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो गया। क्लियर, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखो कि कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट तो है ही, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, मोर ब्यूटीफुल। और अब यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कि ब्यूटीफुल है ना, वह क्या है ज़्यादा ब्यूटीफुल है मुझसे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये बहुत का सेंस देने के लिए क्या यूज़ किया, मच का यूज़ किया। तो मच ही लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के पहले बहुत का सेंस देने के लिए मच लगाते हैं अपन, वेरी यूज़ नहीं करते। क्लियर, तो ये सेंटेंस एकदम क्या था, करेक्ट था, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं थी। क्लियर, लास्ट सेंटेंस देखो, सी इज़ मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो, पूरी क्लास में वो जो सी है वो क्या है, सबसे ब्यूटीफुल है। तो इस कंडीशन में जब सबसे हाईएस्ट डिग्री बतानी होती है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी बतानी होती है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट सुपरलेटिव डिग्री की है, तो हम यहाँ पे ब्यूटीफुल को मोस्ट ब्यूटीफुल में ही लिखेंगे। मोस्ट लगाना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री की यहाँ रिक्वायरमेंट है। ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर, अब अगर हमें बहुत का सेंस देना है कि बहुत है ना, सी इज़ मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी कि सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है पूरी क्लास में। क्लियर, तो अब बहुत का सेंस देने के लिए अब हम वेरी यूज़ तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पैटर्न कि सुपरलेटिव डिग्री में अगर ऐसे लिखा है द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लग गया है यहाँ पे, तो फिर अब हमें यहाँ पे वेरी यूज़ नहीं कर सकते, मच यूज करना पड़ेगा। वेरी, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका है, आप समझ पा रहे हो वो क्या तरीका है। देखो, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, ऐसे आप इस सेंटेंस को लिख सकते थे। कैसे, आप चाहते तो ऐसा ही बोल सकते थे, सी इज़ द वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, गर्ल इन द क्लास। ये दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। आप अगर वेरी लगाना चाहते हो तो फिर वेरी के पहले दा आएगा, है ना, फिर आएगी सुपरलेटिव डिग्री, और आप मच लगाना चाहते हो तो फिर मच के बाद दा आएगा, फिर आएगी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, तो ये दोनों सेंटेंस एकदम सेम है, दोनों का सेम मीनिंग है, बस लिखने का और बोलने का पैटर्न क्या है, अलग अलग है। क्लियर, तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब अगर चीज़ें क्लियर हो रही है तो इन क्वेश्चंस को एक बार मेरे साथ सॉल्व करो, क्या होगी इनमें मिस्टेक्स, देखते हैं, फाइंड करते हैं एरर। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करना है। आप भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितने आपके सही निकल पा रहे हैं, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। क्लियर, इट वॉज मच डिफिकल्ट टू कम आउट बिकॉज द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ व्यूवर्स ऑल टुगेदर, है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या गलती है, डिफिकल्ट आया है। अब डिफिकल्ट आया तो डिफिकल्ट कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अब अगर ये पॉजिटिव डिग्री है तो फिर आप मच नहीं लगा सकते, इसके पहले आपको लगाना पड़ेगा वेरी। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री की ही है, कंपैरेटिव डिग्री की तो है नहीं। और पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी यूज होता है, मच यूज नहीं होता है, मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। तो यहाँ पे क्या है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट बिकॉज द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ व्यूवर्स, क्लियर, ऑल टुगेदर। ही इज मच वाइज, ही इज मच वाइज कंपेयर टू हिज ब्रदर इन द सोशल इंटरकोर्स, है ना। अब यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, तो आप वाइज यूज क्यों करोगे, जब मच दिया गया है तो आपको लगाना चाहिए क्या यहाँ पे, वाइजर। ठीक है, समझे बात को। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो उसको, कैसे, वेरी वाइज कर सकते हो, लेकिन सही ज़्यादा क्या माना जाएगा, यही माना जाएगा, मच दिया है तो आप वाइजर यूज करो, क्योंकि कंपैरिजन हो ही रहा है। क्लियर, तो कहीं ना कहीं किस में मिस्टेक है, यहाँ पे ए पोर्सन में मिस्टेक थी, और यहाँ पे किस में मिस्टेक थी, यहाँ पे मिस्टेक थी अपनी ए पोर्सन में। द मच वाइजर पर्सन ऑफ हिज डिपार्टमेंट इज मिस्टर मेहता, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मच दिया है तो आप वाइजर यूज कर सकते हैं, है ना। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं, कैसा, द वेरी वाइज पर्सन ऑफ हिज डिपार्टमेंट इज मिस्टर मेहता, ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना। क्या करोगे आप, मच वाइजर दिया है, अब क्या यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है ना, नहीं एक क्वालिटी बतानी तो सीधा बोलो वेरी वाइज, ऐसा आप बोल सकते हो, वेरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ए पोर्शन में मिस्टेक थी। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको समझनी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, है ना। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसके थर्ड काइंड के ऊपर डिस्कस करेंगे, और भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी हमारे। धीरे धीरे इस चैप्टर की सारी चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।